बच्चों, आज हमारा विश्व इस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और इसकी जो हमारे पास कड़ी है, इसे तोड़ने के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बी बिजी एंड हैप्पी, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आप व्यस्त कैसे रहेंगे, मैं इसके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए आप देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि सॉल्यूशन होता क्या है। आप सभी जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से सॉल्यूशन बनता है। मगर आज मैं कुछ और भी बात आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द सॉल्यूशन, अ जेंटल इंट्रोडक्शन। आइए मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करूँगा ये हमारा सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, हमने लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। माइंड कीजिएगा, हमने क्या बोला है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। किसका? टू और मोर देन टू प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। आइए हमने आपको यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया है सॉल्यूशन के वास्ते, वो यह है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है और साथ ही यह नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो हमारा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है वो क्या होता है? जैसे आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, क्या है शुगर और वाटर दोनों मिक्स करके कोई थर्ड कंपाउंड बनाता है? आपका जवाब होगा जी नहीं। इसीलिए ये जो हमारा शरबत है इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यदि वो रिएक्ट करता तो हम उसे सॉल्यूशन नहीं कहते। तो आइए, हमने यहाँ पे लिखा है जो हमारे प्योर कंपोनेंट्स होंगे, ये प्योर कंपोनेंट्स नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस नहीं होंगे। यदि आप मिक्स कर देते हैं वैसे केमिकल को जो रिएक्ट कर जाए तो उस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। तो आइए हम एक बार फिर से इस होमोजीनस का मीनिंग समझाना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस? जस्ट सी, होमोजीनस मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये जो हमारा सॉल्यूशन है, जैसे आपने शरबत की बात किया, तो इस शरबत में आपका शुगर के पार्टिकल जो हैं यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में होंगे प्रेजेंट। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो नंबर है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो पर यूनिट वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है उसमें हमेशा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो आइए हमने आपको सिखाया है कि होमोजीनस का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस? Homogeneous means the number of moles of the solid particles. The number of the solid particles must be uniform throughout the solution. और तब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ homogeneous means the distribution of the components of the solution must be uniform throughout. In other ways, homogeneous means the number of the moles of the solid per unit volume of the solution must be constant or uniform. What is it? Just see, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप याद कीजिए, components. What do you mean by components of the solution? Solid plus solvent constitute solution.
It means solute and solvent are the components of the solution. तो आइए हम बात करते हैं कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूट वो केमिकल है जो इन जनरल हमारे सॉल्यूशन में स्मॉलर क्वांटिटी में दिया हुआ होता है और सॉल्वेंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में दिया हुआ होता है। तो देखिए हमने लिखा है इन जनरल the solute is given in the smaller quantity and the solvent in the larger quantity. Suppose कीजिए you have 1 gram water and you are going to add 1 spoonful sugar in that. Then what will happen? The sugar is called a solute and water is called solvent. So I repeatedly tell you, in general, the solutes are given in a smaller quantity in the solution and solvent in very large quantity. अब देखेंगे हमारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। एक बच्चा ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि यदि आप 1 बोरा चीनी लेते हैं और 1 चम्मच उसमें पानी डाल देते हैं तो बताइए हमारा सॉल्यूट कौन हुआ और सॉल्वेंट कौन सा हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। यदि हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं वो जो बैग है उस बैग के पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पे वाटर ऐड किया गया है तो हम उस पोर्शन को देखेंगे, ना कि ये वन जो फुल बैग हमारा शुगर का है हम उसे देखेंगे। इसलिए मैंने लिखा है sometimes the solute and the solvent become quantity independent। कभी कभी solute और solvent का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है। हम ऐसा कहेंगे कि सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को हमारा डिफाइन करने का एक और भी जनरल डिस्कशन हो सकता है। आइए मैं आपको सिखाऊं, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। जरा सोचिए, यदि आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं आपका शरबत कैसा दिखता है? क्या वो शुगर के जैसा दिखता है? ना। क्या वो वाटर के जैसा दिखता है? हाँ, वो वाटर के जैसा ही दिखता है। यानी कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है और यह सॉल्वेंट जो है वो आपको सॉल्यूशन के स्टेट को डिटरमाइन करता है। व्हाट शुड बी द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस मस्ट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट। आइए हम बात करते हैं कि यदि हमारे सॉल्वेंट के अलावे एक ही नहीं 1 से ज्यादा भी सॉल्यूट उसमें ऐड किए हुए हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 1 or more components present in the solution other than the solvent are called the solutes। यानी कि सॉल्वेंट के अलावे जो भी प्रेजेंट होंगे मेरे दोस्त उसमें उन्हें सॉल्यूट कहा जाएगा। जैसे शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, नेचुरली शुगर और सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और ये वाटर अपन का सॉल्वेंट होगा। वंस मोर मैंने कहा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तो देखे हैं कि सॉल्वेंट हमारे फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है और सॉल्यूट अपने फिजिकल स्टेट को खो देता है, लूज कर देता है। और यदि हमारे सॉल्यूशन में 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एक तो हमारा सॉल्वेंट मस्ट है और बाकी जो होंगे उसे सॉल्यूट कहा जाएगा। आइए मैं एक छोटा सा बच्चा सा सवाल आपको लेकर आया हूँ। Which one is an example of the homogeneous mixture? हमारे पास है सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, नन। Come on, tell me the answer. Which one is an example of the homogeneous mixture? और हमारा आंसर होगा केवल सॉल्यूशन। ये जो आपका कोलॉइड है, ये जो आपका सस्पेंशन है, ये सब हेट्रोजीनस
मिक्सर का एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको सरफेस केमिस्ट्री और कोलॉइड एक चैप्टर है, वहां पे हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि हमारा हेट्रोजीनस क्यों है। आइए, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बाय होमोजीनस कंपोजिशन बी मीन। होमोजीनस का मतलब क्या? उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? आपका सिमिलर होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्राइजेस डेंसिटी, refractive index, velocity of light and so on. So the physical properties also remain constant. और हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसके केमिस्ट्री की, तो ये केमिस्ट्री भी यूनिफॉर्म होगा। इट मीन्स अपन का आंसर होगा डी ऑल। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सॉल्यूट हैं और सॉल्वेंट हैं और सॉल्यूशन हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आइए हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो हम सॉल्यूट का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, देन सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन, तब हम आगे की बात करते हैं। आइए, अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूट के क्लासिफिकेशन की बात करूँगा। आप सभी जानते हैं हमारे पास जो सॉल्यूट्स है वो 2 डिफरेंट टाइप का होगा। वन इज कॉल्ड वोलाटाइल सॉल्यूट एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय वोलाटाइल? वोलाटाइल मीन्स एस्केपिंग टेंडेंसी, तो एस्केप आउट, बाहर जाना, एस्केप कर जाना, उड़ जाना, तो हम कहेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट कौन होंगे? लिक्विड होंगे और गैस होंगे, क्योंकि आपका 1 बैग शुगर जो रखा हुआ है वो एस्केप नहीं करेगा, उड़ने वाला नहीं है वो। और दूसरा हमारे पास है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखिएगा, हमारे पास जो सॉल्यूट का जो क्लासिफिकेशन है वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में, तो आपने वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में बोला कि इसमें कौन कौन आएगा, तो लिक्विड आएगा और गैस आएगा। ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वोलाटाइल सॉल्यूट जो है लिक्विड और गैस हो गया, तो फिर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होगा? नेचुरली वो कोई सॉलिड सबस्टांस होगा। जैसे आप कहेंगे सॉल्ट है, यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, ये सारे क्या है? हमारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं। तो आइए हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। ये जो अपन का इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयोनाइज कर जाता है वाटर में, मगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट से वाटर में आयोनाइज नहीं करता है। तो आइए हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं मेरे दोस्त, उसको यदि हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो 100% आयोनाइज हो जाता है। मगर यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वो वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होता है। आई मीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर completely dissociated, completely ionized in water, but the weak electrolytes are incompletely, I mean partially dissociated or partially ionized in water. What do you say? अब देखिए, मैं इन दोनों का एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल्स क्या है। आइए, आपने देखा 100% आयोनाइज होने वाला केमिकल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स होंगे हमारे। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हम करते हैं, दीज आर पार्शियली आयोनाइज्ड
and weak acid, weak base, and few salts are the examples. What to ask about the non-electrolytes? Come on, tell me. What do you mean by non-electrolytes? These are non-ionized. और कह सकते हैं कि ये डिसोशिएट नहीं करेगा जब हम वाटर में डालेंगे तो कोई आयंस फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इसका एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए, वो अपन का यूरिया है, वो अपन का ग्लूकोज है, वो अपन का शुगर है एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कि डिसोसिएट करता ही नहीं है। तब आप हमसे सवाल पूछेंगे, हमें कैसे मालूम, ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है? यूरिया को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या चेंजेज आएगा, क्या फिजिकल चेंज की वजह से हम देख पाएंगे कि वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है? तो सुना जाए। आप सभी जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द चार्ज कैरियर। वहां पे कोई फ्री आयंस नहीं होते, वहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहां कोई होल्स नहीं होते सेमीकंडक्टर के जैसा। इसलिए अपन का जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इफ यू टॉक अबाउट दी non-electrolytes, if you add urea, if you add glucose, if you add sugar in water, then what will happen? There will be nothing like conduction of electricity. This proves that urea, glucose, sugar, etc. are non-ionizable. So you can say urea when added to water will not conduct electricity due to absence of the ions. Had there been conduction of electricity, then I just assure you there should have been the dissociation of urea, glucose and sugar, but it is not so. So remember, urea, glucose and sugar, these are the non-electrolytes because they do not dissociate into ions when plugged in water when added to water. Now we have the concept of a strong acid, a strong base, weak acid and weak base. Remember, these are the examples of the strong acid. You betterly know HCl, H2SO4, HNO3, HI, HClO4, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydroiodic acid and perchloric acid. What to ask about the strong base? We have the example, hydroxides of alkali metals are the examples of very strong base. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम इसमें रखेंगे। वीक एसिड हमारे पास होगा, ऑर्गेनिक एसिड और प्लस कुछ जो एसिड और भी है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वीक बेस हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स होंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसी के ग्रुप का हमारा कैल्शियम है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, बट यही मैग्नीशियम हमारा वीक बेस है। ऐसा क्यों? आप सोचिए ना एक पल के लिए। कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। रिमेंबर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रॉन्ग होगा वो दोनों ही होगा, बट मैं जो आपको बता रहा हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है वाटर में, सो यू कांट ऑब्जर्व द स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दैट्स व्हाई इट इज टेकन अंडर द स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन। And magnesium hydroxide is the example of weak base because of its least solubility. If you are asked
क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है? ऑफ कोर्स दे आर। बट यदि क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है? ऑफ कोर्स यस। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है? नो नो नो। व्हाई सो? Because the solubility of calcium hydroxide is much more higher compared with the magnesium hydroxide. So I repeatedly tell you, I again tell you, MgOH whole twice and CaOH whole twice both are the examples of the strong electrolytes. Magnesium hydroxide is not considered as the base due to its least solubility in water. Then you may ask, what is the order of solubility of hydroxides in the case of the alkaline earth metal hydroxide? Here is the answer. Beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide and so on so. Here is the order of the solubility of the hydroxides of the alkaline earth metals. So remember, if you go from top to bottom in the alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, then what will happen? The solubility of the hydroxides of the alkaline earth metals will increase. So naturally, if you go from top to bottom in the periodic table in the case of the alkaline earth metals, then the basic strength of the hydroxides increases. So here is your all about the general concepts of the solutes. मैं फिर से एक बार बोलूंगा, अपन का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो एग्जाम्पल है। यानी कि ये जितना घुल जाता है उतना 100% टूट जाता है, जो घुला नहीं वो टूटा नहीं। यानी कि टूटने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए डिजोल्व होना बहुत ही जरूरी है। जो डिजोल्व करेगा वही आयोनाइज करेगा, जो डिजोल्व करेगा वही आयोनाइज करेगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो कम है तो जितना वो डिजोल्व किया उतना 100% आयोनाइज होता है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में रखते हैं। मगर जब हम बेस की बात करते हैं कि which one is more stronger or weaker, then here is the weaker base and here is the stronger base. Classification of the solvents. अभी आपने मेरे से बोला है सॉल्यूट का क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि सॉल्वेंट्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहली बात, ये सॉल्वेंट हमारा 2 टाइप का होगा। एक को आप कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरे को आप कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर और नॉन पोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है। आइए मैं आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने आपको लिखा है डाइपोल मोमेंट। ये 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में हमने सिखाया है अपने बच्चों को, और यदि आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ केयर कीजिए, शायद याद आ जाए। ये हमारे पास चार्ज है, आप देख रहे हैं, और इनके बीच का एक डिस्टेंस है। यह है डाइपोल मोमेंट जो होगा वो चार्ज, और ये जो आपका डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि जब हम पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो वहां पर आपको ये वेक्टर
का आइडिया वहां होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी बंदे ने ऐसा बोला कि ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मगर कैसे? ये तो कार्बन है, डबल बॉन्ड एस है, डबल बॉन्ड एस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी कि हमारा ज्योमेट्री लीनियर है। जब ज्योमेट्री लीनियर है, ये देखिए दो हमारा मोमेंट है, वो 180 डिग्री पर ऑपरेट कर रहा है। तो फिर इस कंडीशन में जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? 0 होगा। इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड को आपने क्या बोला? नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला। अच्छा, यदि मैं वाटर की बात करता हूं तो जरा गौर से सुनिए, ये एंगल हमारा अप्रोक्स 104.5 डिग्री के होता है। नेचुरली ये आपका मोमेंट तो दोनों का सेम है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए वाटर के केस में हमारा डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट इन शॉर्ट, which we have to go through or come across. Come. Solvent is classified as non-polar and polar. Polar means dipole moment will not be equal to 0, and here 0. In all these cases, I just assured you the dipole moment is 0, and therefore these are called non-polar solvents. The polar solvent is further classified as polar protic. Once more, polar protic. Once more, polar protic. And here polar aprotic. 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 ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में क्या होगा? पोलर तो होगा, डायपोल मोमेंट तो उसके पास होगा, मगर यह H+ डोनेट करने वाला होगा। तो H+ डोनेट करने वाले हमारे पास है वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया। ये देख रहे हैं आप, ये वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया, ये सारे प्रोटॉन डोनेटिंग है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। In the case of polar aprotic solvent, I just assured you, the chemicals are unable to protonate, the chemicals are unable to provide proton, the chemicals are unable to afford H+. What do you say? So here is your all about the classification of the solvent. तो आपने देखा ये जो हमारा डायपोल मोमेंट है, दिस डायपोल मोमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लासिफाइंग द सॉल्वेंट्स एज नॉन पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट। अगेन आई कंक्लूड the solvent is classified as non-polar solvent and polar solvent. Polar is again classified as polar protic and polar aprotic. Once more, polar protic donate H+ and polar aprotic is unable to donate H+. Here is your all about the classification of the solvents. और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे आप डिसाइड करते हैं, आपको स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स क्या है,